इस अजीब दुनिया में जागने से पहले शियाओ युआन अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था और उस उपन्यास पर कमेंट्स पढ़ रहा था जिसने उसका मूड खराब कर रखा था। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आया। पहले तो उसे लगा कि कोई और गुस्से वाला पाठक उससे बहस करना चाहता है। आखिरकार उसका रिव्यू कोई बहुत प्यारा तो था नहीं, लेकिन उत्सुकता ने उसे घेर लिया तो उसने मैसेज खोल ही लिया। बहस के बजाय वो उपन्यास के लेखक का एक निजी संदेश था। सिर्फ 5 आसान शब्द, सिर्फ तुम ही उसे समझते हो। शियाओ युआन ने पलकें झपकाई। माफ कीजिएगा, किसे समझता हूं? मेल लीड को, विलेन को, या खुद लेखक को जिसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है? इससे पहले कि वो समझ पाता कि उन रहस्यमयी शब्दों का क्या मतलब है, उसके आसपास सब कुछ बदल गया। उसने एक दरवाजा खोला और खुद को धूप से भरी एक आलीशान कमरे में खड़ा पाया। पर्दे हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, एक पल की शांति के लिए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फिर उसने कमरे के बीच की तरफ देखा। एक युवक व्हीलचेयर पर चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक हाथ में उसने एक डरी हुई बिल्ली पकड़ रखी थी और वो धीरे धीरे उसका सिर सुनहरी मछलियों से भरे एक कटोरे में डुबो रहा था। हाँ, सामान्य दिन। बेचारी बिल्ली बुरी तरह हाथ पैर मार रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि पानी चारों तरफ छींटे मार रहा था। फिर भी युवक बेजान, शून्य आंखों से उसे देखता रहा। शियाओ युआन पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, तुम आखिर कर क्या रहे हो? चेहरे पर बिना कोई भाव लाए युवक ने शांति से जवाब दिया। देखभाल करने वाले ने कहा था कि बिल्लियों को मछलियां पसंद है, तो मैं उसे मछलियों तक पहुंचने में मदद कर रहा हूं। देवियों और सज्जनों, जब कोई निर्देशों को हद से ज्यादा शाब्दिक ले लेता है तो ऐसा ही होता है। तर्क किसी तरह समझ में आ रहा था, और फिर भी बिल्कुल नहीं आ रहा था। शियाओ युआन ने सावधानी से सिर हिलाया। सही बात है। फिर एक छोटे से ठहराव के बाद उसने धीरे से कहा, वैसे मैं जा रहा हूं। जिस पल ये शब्द उसके मुंह से निकले, सब कुछ बदल गया। युवक का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी पकड़ ढीली हो गई। भीगी हुई बिल्ली तुरंत छूट गई और इतनी तेजी से कमरे के पार भागी जितनी तेज शायद ही किसी ने देखी हो। सच कहूं तो उस बिल्ली ने शायद गति के सारे विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे। लंबी खामोशी के बाद युवक ने आखिरकार बोला, तुम कब तक दूर रहोगे? शियाओ युआन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, अपनी बाकी बची जिंदगी भर के लिए। इन शब्दों ने व्हीलचेयर पर बैठे उस इंसान के अंदर कुछ तोड़ दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने पास की मेज से कांच का एक गिलास उठाया और पूरी ताकत से दे मारा। धड़ाम! गिलास सीधे शियाओ युआन के माथे पर लगा। कांच चारों तरफ बिखर गया। उसके चेहरे से तुरंत खून बहने लगा। दर्द के बावजूद उसने पलटवार नहीं किया, बल्कि युवक उसे जलती हुई नफरत से घूर रहा था। क्या तुम्हें याद है तुमने मां से क्या वादा किया था? शियाओ युआन ने कमजोरी से सिर हिलाया। मुझे याद है। क्या कहा था तुमने? उसकी आवाज अचानक एक गुस्से वाली दहाड़ में बदल गई। मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा अपनी पूरी जिंदगी। और अगर मैंने वो वादा तोड़ा तो मैं मरने के लायक हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर युवक ने सिर्फ 3 खौफनाक शब्द फुसफुसाए, तो जाओ और मर जाओ। वो सब सुनने के बाद भी शियाओ युआन अजीब तरह से शांत रहा। उसने चुपचाप समझाया कि उसने अपनी सारी संपत्ति युवक के खाते में ट्रांसफर कर दी है। उसने आखिरी बार माफी मांगी। उसने उसके अच्छे भविष्य की कामना की। लेकिन जवाब बिल्कुल नहीं बदला। जाओ और मर जाओ। मुंह बंद करो, बस मर जाओ। आखिरकार शियाओ युआन ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई नाटकीय भाषण नहीं। वो बस विशाल खिड़की की ओर बढ़ा, उसे खोला और कूद गया, सीधे 5वीं मंजिल से। खैर, ये तो पावर स्केलिंग वीडियो के कमेंट सेक्शन से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा।
अगले ही पल शियाओ युआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हवा में नरम सफेद पर्दे धीरे धीरे लहरा रहे थे। कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी। उसने नीचे देखा। अस्पताल के कंबल के बजाय वो एक शानदार सुनहरे ड्रैगन से सजे हुए कढ़ाईदार रजाई से ढका था। उसकी पहली प्रतिक्रिया, क्या मैं जिंदा हूं? वो उठा और कुछ और ही पता चला। उसके बाल, वे किसी तरह बेहद लंबे हो गए थे। उसने एक लट खींची। जी हां, बिल्कुल असली। तभी एक युवा दासी धोने का सामान लेकर कमरे में आई। उसने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। महाराज, आप जाग गए। महाराज? शियाओ युआन जम गया। रुको, वो एक सम्राट था? बुरा नहीं है। सच कहूं तो ये काफी अद्भुत है। मरने से हुई उसकी निराशा तुरंत 80% कम हो गई। उसने तो महत्वपूर्ण सवाल पूछना भी शुरू कर दिया। तो क्या इस दुनिया में अमर साधक है? दासी पूरी तरह उलझन में दिखी। महाराज, क्या आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की तैयारी कर रहे हैं? अनुवाद, नहीं, कोई अमर नहीं, कोई उड़ने वाली तलवारें नहीं, कोई जादुई जानवर नहीं, पहाड़ों को मुक्कों से तोड़ने वाला कोई नहीं। न्यूटन आधिकारिक तौर पर चैन की नींद सो सकते थे। दासी ने समझाया कि पिछले सम्राट का हाल ही में निधन हो गया था। मतलब, शियाओ युआन को सिंहासन विरासत में मिला था। वो अब उत्तरी साम्राज्य का युवा शासक था। स्वाभाविक रूप से वो सबसे पहले सरकारी रिपोर्ट नहीं चाहता था या सैन्य जानकारी। वो चाहता था एक आईना। अपनी परछाई देखने के बाद वो खुद की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सम्राट अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। सुरुचिपूर्ण, आकर्षक, दमदार त्वचा, तीखी आंखें, ऐसा चेहरा जो शायद गलती से युद्ध शुरू कर सकता था। शियाओ युआन ने सहमति में सिर हिलाया। कम से कम कैरेक्टर डिजाइन तो टॉप क्लास का है। फिर उसने तार्किक रूप से सोचना शुरू किया। एक युवा सम्राट आमतौर पर केवल 2 श्रेणियों में आता है। या तो वो शक्तिशाली मंत्रियों द्वारा नियंत्रित एक शक्तिहीन कठपुतली है, या वो एक गैर जिम्मेदार बिगड़ा हुआ शासक है जो राजनीति को नजरअंदाज कर सारा दिन पार्टियों में बिताता है। दोनों में से कोई भी विकल्प बहुत उत्साहजनक नहीं लगा। फिर भी उसने आशावादी बने रहने की कोशिश की। शायद चीजें इतनी भी बुरी नहीं थी। शायद वो कोई महत्वपूर्ण किरदार भी नहीं था। शायद। फिर उसने दासी से उसका नाम पूछा। होंगक्स्यू। उसकी मुस्कान जम गई। होंगक्स्यू? ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? अपने बढ़ते संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने अनजाने में एक और सवाल पूछा। राजकुमारी योंगिंग हाल ही में क्या कर रही है? दासी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। राजकुमारी वीणा का अभ्यास कर रही है। जिस पल शियाओ युआन ने ये शब्द सुने, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। वो धीरे से बिस्तर पर पीछे की ओर गिर गया, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बुरा अपडेट आया हो। दासी तुरंत घबरा गई। महाराज, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? शियाओ युआन खाली आंखों से छत को घूरता रहा। मेरी जिंदगी ने अभी अभी मेरे चेहरे पर तमाचा मारा है। दासी और भी उलझन में दिखी। उसने नाटकीय रूप से बात जारी रखी। एक सच्चा योद्धा क्रूर वास्तविकता का सामना करता है, लेकिन आज ये कंबल ही एकमात्र चीज है जो मुझे निराशा से बचा रही है। सच कहूं तो तलवारों और सेनाओं को भूल जाओ। ये आदमी इमोशनल डैमेज से हार रहा था। कई मिनटों की अस्तित्वगत पीड़ा के बाद शियाओ युआन ने आखिरकार वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। वो केवल समय में पीछे नहीं लौटा था, वो हिस्ट्री ऑफ द 4 स्टेट्स के अंदर चला गया था। वही उपन्यास जिसे उसने मरने से पहले पढ़ा था। और होंगक्स्यू उत्तरी सम्राट की निजी दासी थी, जिसका मतलब था वो कोई रैंडम बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं था। वो तो साइड कैरेक्टर भी नहीं था। वो कुख्यात विलेन सम्राट था। वही सम्राट जिसे अंततः मेल लीड नायक द्वारा पकड़ लिया जाता और उपन्यास के सबसे क्रूर दृश्यों में से एक में
उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला जाता। सिर्फ फांसी नहीं, जहर नहीं, सिर कलम भी नहीं, उसे सचमुच जिंदा खाल उतारी जानी थी। टुकड़े दर टुकड़े करके शियाओ युआन का मन किया कि वो वापस ट्रांसमिग्रेट कर जाए ताकि दूसरी बार मर सके। एक लाइलाज बीमारी वाला अमीर सीईओ होना अब उतना बुरा नहीं लग रहा था। कम से कम किसी की योजना उसे ह्यूमन साशिमी बनाने की तो नहीं थी। खुद को शांत करने के बाद उसने तय किया कि केवल एक ही चीज वास्तव में मायने रखती है, इतिहास खुद को दोहराए उससे पहले मेल लीड को ढूंढना। इसलिए उसने तुरंत पूछा, यान हैकिंग कहाँ है? दासी पूरी तरह खोई हुई दिखी। कौन? शियाओ युआन ने आह भरी। दक्षिणी यान का पकड़ा हुआ राजकुमार। अभी भी कुछ नहीं। उसने फिर कोशिश की। युद्ध के बाद पकड़ा गया राजकुमार। दासी भ्रमित रही, आखिरकार ये समझते हुए कि असली विलेन उसे कैसे बुलाता था। शियाओ युआन ने अनिच्छा से आह भरी और कहा, मैं बात कर रहा हूं उस राजकुमार की जिसे मैं रखना चाहता था, अपनी निषिद्ध रखैल के रूप में। तुरंत दासी की आंखें चमक उठीं। ओह, मैं जानती हूं महाराज किसका मतलब है। शियाओ युआन ने अपना चेहरा ढक लिया। हां, मैं पक्का विलेन ही हूं। तो मुझे समझाने दे कि हमारे बंदे ने जीने की इच्छा पूरी तरह क्यों खो दी। क्योंकि समस्या सिर्फ ये नहीं है कि शियाओ युआन विलेन बन गया। समस्या ये है कि वो कौन सा विलेन बना है। ये उन कहानियों में से नहीं है जहां सॉरी बोलने के बाद विलेन को माफ कर दिया जाता है। नहीं, असली उपन्यास के अनुसार मेल लीड अंततः उसे पकड़ लेता है, उसकी जिंदा खाल उतार देता है और इस प्रक्रिया के दौरान उसे जिंदा रखता है। हां, उस छोटी सी डिटेल को याद करने के बाद शियाओ युआन को लगभग महसूस हुआ कि उसकी आंखें इस्तीफा देने का पत्र लिख रही है। उसका आंतरिक अलार्म चिल्ला रहा था, बधाई हो, आपकी निर्धारित क्रूर मौत हर सेकंड करीब आ रही है। तो स्वाभाविक रूप से उसने एक ही तार्किक समाधान तय किया, मेल लीड के साथ बिल्कुल भी पंगा मत लो। ये आपदा कैसे हुई, ये समझने के लिए हमें पिछले सम्राट के बारे में बात करनी होगी, या जैसा कि शियाओ युआन ने प्यार से वर्णन किया, असीमित साहस वाला एक आदमी और बिल्कुल शून्य दिमाग। तब उत्तरी साम्राज्य फल फूल रहा था। अच्छी फसल, अमीर नागरिक, छलकता हुआ खजाना। मूल रूप से अर्थव्यवस्था पूरी राष्ट्र को पीठ पर ढो रही थी। इस बीच पड़ोसी दक्षिणी यान साम्राज्य की किस्मत सबसे खराब थी। सूखे के साल, खाली अनाज भंडार, और जब स्थिति बदतर नहीं हो सकती थी तो उनका सम्राट मर गया। ये किसी को ठोकर खाते देखने जैसा था और फिर उसका बटुआ चुराने जैसा। उत्तरी सम्राट ने तुरंत हमला कर दिया और सच कहें तो वो वास्तव में जीत गया। उसने दक्षिणी यान को जीत लिया, उसके शाही परिवार को पकड़ लिया, खजाने के पहाड़ चुरा लिए और उनकी सारी जमीन पर दावा कर लिया। अब तक काफी मानक प्राचीन साम्राज्य व्यवहार। लेकिन फिर उसने कुछ इतना अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण किया कि शियाओ युआन समय के पार उसे पकड़कर हिलाना चाहता था। जीतने के बाद उसने बस लूट का सामान पैक किया, कैदियों को इकट्ठा किया और घर चला गया। बस इतना ही। कोई गवर्नर नहीं, कोई सैन्य कब्जा नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई पुनर्निर्माण नहीं, कुछ भी नहीं। उसने पूरा देश जीत लिया, फिर ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने अभी अभी किराने की खरीदारी पूरी की हो। शियाओ युआन उसे कोसना बंद नहीं कर सका। नील आर्मस्ट्रांग ने भी चंद्रमा पर झंडा लगाया था। तुमने दूसरा राज्य जीता और एक मैनेजर तक छोड़ने की जहमत नहीं उठाई। सचमुच ये प्रभावशाली है। सबसे बुरे संभव तरीके से, स्वाभाविक रूप से परित्यक्त क्षेत्र तुरंत अराजकता में गिर गया। पूर्वी वो साम्राज्य ने गिद्ध की तरह झपट्टा मारा और खुद के लिए एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया। जो थोड़ी सी जमीन बची थी वो मेल लीड के चाचा की बदौलत मुश्किल से बची रही। इस बीच उत्तरी सम्राट घर लौट आया, पार्टियों पर खजाना उड़ाया, शराब, विलासिता
और हर संभव वित्तीय निर्णय। अंततः वो सचमुच पी पी कर मर गया। एक राजवंश को जल्दी खत्म करने की बात है। फिर अगली आपदा आई। उसके बेटे को सिंहासन मिला, जो था दुर्भाग्य से असली शियाओ युआन। एक लापरवाह सम्राट द्वारा पाला गया, वो और भी बदतर शासक बन गया। आलसी, बिगड़ा हुआ, क्रूर, पूरी तरह बेकार। उस बिंदु पर उत्तरी साम्राज्य रातों रात नष्ट नहीं हुआ था। ये वर्षों से अपनी कब्र खोद रहा था। मेल लीड तो बस काम खत्म करने आया था। ये सब जानकर शियाओ युआन सीधे शाही जेल की ओर भागा। अगर वो अपनी किस्मत बदलना चाहता था तो सब कुछ वहीं से शुरू होता था। जैसे ही वो काल कोठरी के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, एक भयानक गंध ने उसे ट्रक की तरह टक्कर मारी। खून, सड़न, फफूंदी और 20 अलग अलग तरह की बदबू जो इंसानों को कभी नहीं बनानी चाहिए थी। जेल के गार्ड तुरंत घुटनों के बल गिर गए। महाराज, ये जगह बहुत गंदी है। आपके महान शरीर को ऐसी जगह नहीं आना चाहिए। शियाओ युआन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। हम सभी बस 23 जोड़ी गुणसूत्रों वाली कोशिकाओं का संग्रह है। वास्तव में कोई ऊंचा या नीचा दर्जा नहीं है। गार्ड ने आंखें झपकाई। क्या? हमें अंधविश्वास को नकारना चाहिए, विज्ञान को अपनाओ। क्या? बेचारे के दिमाग को पूरी तरह गर्म होते देख शियाओ युआन हंसा। मैं मजाक कर रहा हूं। फिर वो आत्मविश्वास के साथ अंदर चला गया। ठीक 3 सेकंड बाद वो वापस बाहर आ गया, अपनी नाक दबाए हुए। नहीं, अभी भी मौत जैसी बदबू आ रही है। ट्रांसमिग्रेशन भी उसे प्राचीन काल की जेल की सफाई व्यवस्था के लिए तैयार नहीं कर पाया था। मानसिक रूप से अपनी सूंघने की शक्ति की बलि देने के बाद उसने आखिरकार खुद को जबरदस्ती अंदर धकेला। वो जितना अंदर गया, जेल उतनी ही शांत होती गई। ज्यादातर कोठरियां पूरी तरह खाली थी। केवल एक कैदी सबसे गहरे कोने में बंद था। गार्ड्स ने जल्दी से भारी लोहे का दरवाजा खोला। उनमें से एक ने तो फर्श पर ताजी घास बिछा दी ताकि सम्राट के जूते गंदे न हों। शियाओ युआन ने खामोशी से सिर हिलाया। ये बंदा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का हकदार है। फिर उसने अंदर देखा। खून की लोहे जैसी महक और भी तेज हो गई। मंद मोमबत्ती की रोशनी में कोई दीवार के सहारे गतिहीन बैठा था। सफेद वस्त्र अब गहरे लाल रंग में रंगे हुए थे। लोहे की जंजीरें इतनी मोटी कि वे लगभग उसके मांस में धंस चुकी थी। उसका शरीर घावों से भरा था। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह छुपा रखा था। केवल एक आंख दिखाई दे रही थी। और जब शियाओ युआन ने उसमें देखा तो वो जम गया। उसमें कोई डर नहीं था, कोई मिन्नत नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, केवल पूर्ण दृढ़ संकल्प था। ये उस तरह की नजर थी जो कह रही थी, तुम मेरे शरीर को जंजीरों में जकड़ सकते हो, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हारे पूरे वंश को मिटा दूंगा। उसी पल शियाओ युआन को कुछ समझ में आया। अगर उसने आज इस आदमी को नहीं मारा तो किसी दिन यह आदमी उसे पक्का मार डालेगा। बिना एक शब्द कहे उसने धीरे से गार्ड की म्यान से तलवार निकाली। धातु की तेज आवाज काल कोठरी में गूंज उठी। आसपास के कैदियों ने भी सांस लेना बंद कर दिया। पहली बार जंजीरों में बंधे राजकुमार ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। वो थोड़ा हिला। दर्द तुरंत उसके चेहरे पर फैल गया। उसकी चोटें स्पष्ट रूप से गंभीर थी। उसे अब देखते हुए शियाओ युआन असहज महसूस किए बिना नहीं रह सका। दुख के बारे में पढ़ना और उसे अपनी आंखों से देखना, दोनों बिल्कुल अलग अनुभव थे। मूल उपन्यास ने इन दृश्यों को बस कुछ पैराग्राफ में ही वर्णित किया था, लेकिन यहां खड़े होकर जानवर की तरह जंजीरों में बंधे इस टूटे हुए युवक को देखकर उसका मन अचानक लेखक पर चिल्लाने का हुआ। हे, ये तुम्हारा अपना नायक है। क्या तुम्हें वाकई उसे इतना ट्रॉमा देने की जरूरत थी? यहां तक कि शियाओ युआन की छाती भी भींच गई। उसे वास्तव में उस पर तरस आ गया। तकनीकी रूप से यह सबसे स्मार्ट अवसर था। एक प्रहार, एक आदेश,
भविष्य का नायक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कोई बदला नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई भयानक फांसी नहीं। समस्या हल, सिवाय शियाओ युआन ये कर नहीं सका। शायद इसलिए क्योंकि वो पहले से ही यान हैकिंग के भविष्य को जानता था। शायद इसलिए क्योंकि वो उन सभी त्रासदियों को समझता था जिसने उसे आकार दिया था। या शायद वो बस किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या करने में सक्षम नहीं था जो खड़ा भी नहीं हो सकता था। कई सेकंड के बाद उसने आ भरी, छोड़ो भी, अगर इतिहास बदलना संभव है तो शायद मेरा अंत बदलना भी संभव है। नायक को मारने के बजाय वो इसका उल्टा करेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसका विश्वास जीतेगा, दोस्ती के पॉइंट मैक्स आउट करेगा। उम्मीद है जब यान हैकिंग अंततः सम्राट बनेगा तो वो यातना के बजाय दया को याद रखेगा। इस बिंदु पर सफलता के लिए शियाओ युआन के मानक अविश्वसनीय रूप से सरल हो गए थे। कृपया मुझे अपनी पूरी खाल के साथ मरने दे। उसने गार्ड को तलवार वापस दे दी, लेकिन जाने से पहले उसकी उत्सुकता जीत गई। उपन्यास यान हैकिंग को लगातार अविश्वसनीय रूप से सुंदर बताता था, इतना सुंदर कि लोग दंग रह जाएं। शियाओ युआन खुद देखना चाहता था, इसलिए वो धीरे से उसके बगल में घुटने के बल बैठा और उसके चेहरे को ढके हुए उलझे बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अगले ही पल चंप, यान हैकिंग ने उसका हाथ काट लिया। जोर से शियाओ युआन जम गया, गंभीरता से, सौभाग्य से। राजकुमार बहुत कमजोर था। काटने से दर्द तो हुआ, लेकिन चमड़ी भी नहीं कटी, चूंकि शियाओ युआन की पीठ ने सभी के देखने का रास्ता रोक रखा था। गार्ड्स में से किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ था। यान हैकिंग जिद्दी होकर छोड़ने से इनकार करता रहा। शियाओ युआन ने लाचारी में फुसफुसाया, चलो भी, अगर तुम मुझे काटते रहें तो गार्ड्स को पता चल जाएगा। चिल्लाने के बजाय, उसे सजा देने के बजाय उसने बस धीरे से बात की। यान हैकिंग भ्रम में पलके झपकाता रहा। धीरे धीरे उसने काटना छोड़ दिया। वो खुद भी इस अजीब सम्राट को अब नहीं समझ पा रहा था। शियाओ युआन ने चुपचाप काटने के निशान को रगड़ा, फिर किसी के देखने से पहले अपना हाथ आस्तीन में छुपा लिया। वो शांति से खड़ा हो गया और एक ऐसा आदेश दिया जिसने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। इसे आजाद कर दो और इसे शाही चिकित्सक के पास भेज दो। उसकी हर चोट का इलाज करो। गार्ड्स लगभग ये भूल ही गए थे कि सांस कैसे लेते हैं। क्या सम्राट ने अभी अभी दया दिखाई? बिना एक और शब्द कहे शियाओ युआन पीछे मुड़ा और चला गया, पूरी जेल को स्तब्ध सन्नाटे में छोड़ते हुए। जब तक वो महल लौटा, रात पूरी तरह ढल चुकी थी। उसके कपड़ों से खून और जंग की बदबू आ रही थी। होंगक्स्यू तुरंत उसे शाही स्नानघर की ओर ले गई। भाप से भरे पानी में लंबे समय तक रहने के बाद उसका थका हुआ दिमाग आखिरकार शांत हो गया। किसी समय होंगक्स्यू ने उससे कुछ पूछा। उसने बमुश्किल ही सुना। आधी नींद में उसने बिना सोचे समझे सुस्ती में जवाब दे दिया। लगभग 1 घंटे बाद उसने उसे फिर से तैयार होने में मदद की। शांत और सौम्य दासी को देखते हुए शियाओ युआन को उपन्यास का एक और परेशान करने वाला तथ्य याद आया। होंगक्स्यू निर्दोष नहीं थी। वो बुद्धिमान थी, वफादार थी और अविश्वसनीय रूप से कुशल थी, लेकिन वो भयानक भी थी। महल के अंदर हर पुरुष पसंदीदा उसके नियंत्रण में था। जो कोई भी सम्राट को नाराज करता था उसे बेरमी से पीटा जाता था, कभी कभी तब तक जब तक उनकी खाल न फट जाए। अब उसकी शांतिपूर्ण मुस्कान को देखते हुए शियाओ युआन के लिए इस दयालु महिला को किताब में वर्णित क्रूर जल्लाद से जोड़ना असंभव था। आखिर हर कोई कितना बदल गया था। या क्या कहानी अभी उस मोड़ तक नहीं पहुंची थी? जब उसने होंगक्स्यू के भाग्य के लिए अपनी याददाश्त को खंगाला तो वो चुपचाप उसके बगल में झुक गई। महाराज, आराम करने का समय हो गया है। शियाओ युआन को क्या पता था, आज भविष्य के नायक को बख्श देने के उसके फैसले ने
महल में हर किसी की किस्मत बदलना शुरू कर दिया था। तो भविष्य के नायक को बचाने का फैसला करने के बाद शियाओ युआन अंततः पूरी तरह थककर अपने महल लौटा। उसका दिमाग ट्रांसमिग्रेशन से बच चुका था। यह जानकर कि वो विलेन है, लगभग कटने से बच गया था, और यह महसूस करके कि उसके भविष्य में प्रीमियम क्वालिटी बारबेक्यू बनना शामिल है। निश्चित रूप से आज रात उसे और कुछ हैरान नहीं कर सकता था। ब्रह्मांड ने वो वाक्य सुन लिया और तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। कपड़े बदलने के बाद शियाओ युआन शाही बेडरूम में दाखिल हुआ। होंगक्स्यू ने विनम्रतापूर्वक उसके पीछे के दरवाजे बंद किए और चुपचाप चली गई। अंदर कोई मोमबत्ती नहीं जल रही थी, केवल फीकी चांदनी नक्काशीदार लकड़ी की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। फर्श पर चांदी के पैटर्न उकेर रही थी। कमरा पूरी तरह शांत था। धूप की खुशबू हवा में तैर रही थी। पहले से ही आधी नींद में शियाओ युआन सावधानी से टटोलते हुए बिस्तर की ओर बढ़ा। फिर वो ऊपर चढ़ गया, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वहां पहले से ही कोई लेटा हुआ था। अब सामान्य तौर पर उन ओवरटॉप सीईओ रोमांस उपन्यासों में से किसी एक में ये वो जगह है जहां खूबसूरत नायिका खुद को सीईओ की बाहों में झोंक देती है। सीईओ मुस्कुराता है, उसकी कमर पकड़ता है और कुछ बेतुका कहता है, जैसे तुम नटखट छोटी चीज। हां, शियाओ युआन ने स्पष्ट रूप से वे कक्षाएं छोड़ दी थी। जिस सेकंड उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर रेंग रहा है और उसके कपड़े खींचना शुरू कर दिया है, तो उसके जीवित रहने की प्रवृत्ति, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, ऐसे सक्रिय हो गई जैसे उसे सेना द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो। वूश, वो पलटा, उस व्यक्ति की कलाई पकड़ी, उसका हाथ मरोड़ा, उन्हें गद्दे पर सीधा पटक दिया और उन्हें वहां बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ कर रखा। सच कहूं तो सम्राट होने की बात छोड़ो, यह आदमी एक बेहतरीन पुलिस प्रशिक्षक बन सकता था। रहस्यमयी हमलावर को सफलतापूर्वक काबू करने के बाद ही शियाओ युआन को कुछ समझ में आया। एक कूल, दबंग सीईओ बनने का उसका सपना आधिकारिक तौर पर मर चुका था। उसके नीचे का व्यक्ति डर के मारे जम गया। एक कांपती हुई आवाज ने फुसफुसाया, महाराज, कृपया कोमल बनिए। शियाओ युआन ने पलकें झपकाई। रुको, वो है एक लड़का। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। माफ करना, तुमने मुझे डरा दिया। युवक जल्दी से गेंद की तरह सिमट गया। मेरा मतलब महाराज को डराने का नहीं था। कृपया गुस्सा न हो। शियाओ युआन ने अपना माथा पकड़ लिया। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। पहला, असली सम्राट को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे पुरुष पसंद थे। दूसरा, इससे पहले स्नान के दौरान जब होंगक्स्यू ने उससे वे अजीब सवाल पूछे थे, तो वो तौलिए के बारे में नहीं पूछ रही थी या रात के खाने के बारे में। वो पूछ रही थी कि क्या महाराज आज रात बिस्तर पर किसी का साथ चाहते हैं। ओह, शियाओ युआन को चुप देखकर बेचारे युवा नौकर ने सब कुछ गलत समझ लिया। ये सोचकर कि सम्राट गुस्से में है, उसने जल्दी से बिस्तर के बगल से एक रस्सी पकड़ ली। महाराज, आप मुझे बांध सकते हैं, और मैं इस बार स्केल, रूलर भी लाया हूं। शियाओ युआन को लगभग उसी जगह पर माइग्रेन हो गया। रुको, जरा रुको। असली सम्राट न केवल पुरुष सेवकों को इकट्ठा करता था, बल्कि उसके कुछ अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध शौक भी थे। शियाओ युआन ने चुपचाप छत की ओर देखा। पुराने मालिक, तुम खाली समय में आखिर कर क्या रहे थे? चीजें किसी तरह और भी बदतर हो गई। डरे हुए नौकर ने अचानक अपने कपड़े खोल दिए। शियाओ युआन के चारों ओर अपनी दोनों भुजाएं लपेट ली और बेताबी से उससे चिपक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। महाराज, ये सेवक आपके लिए तरसता है। कृपया। ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से रोमांटिक लगता अगर शियाओ युआन अंदर से चिल्ला न रहा होता। उसने धीरे से युवा व्यक्ति की कलाई फिर से पकड़ी, उसे घबराने से रोका, फिर दयालुता से मुस्कुराया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। नौकर जम गया। उसका दिमाग पूरी तरह क्रैश हो गया। क्या
क्या महाराज ने अभी उसे ठुकरा दिया? क्या कल सूरज पश्चिम में उगने की योजना बना रहा था? बेचारे को शॉर्ट सर्किट होने के कगार पर देखकर शियाओ युआन ने धीरे से उसके सिर को थपथपाया। वहां, शांत हो जाओ। फिर उसने सावधानी से नौकर के कपड़ों को ऐसे ठीक करने में मदद की जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के कपड़े ठीक कर रहा हो। नौकर बस घूरता रहा। इस बिंदु पर अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शियाओ युआन ने दरवाजे की तरफ पुकारा, होंगक्स्यू। वो तुरंत एक मोमबत्ती लेकर अंदर आई। कमरा फिर से रोशन हो गया। होंगक्स्यू सम्मानपूर्वक घुटनों पर बैठ गई। महाराज, क्या वह आपको संतुष्ट करने में विफल रहा? शियाओ युआन के बगल में युवा नौकर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। वो शायद पहले से ही कल की सजा की कल्पना कर रहा था। लेकिन शियाओ युआन ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बस रुचि खत्म हो गई है। इसे वापस ले जाओ और इसे इनाम दो। होंगक्स्यू ने झुकने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए विराम लिया। जो आपकी आज्ञा। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। वो तब से भी ज्यादा उलझन में था जब वो अंदर आया था। सच कहूं तो वो शायद सोच रहा था कि सम्राट पर किसी भूत का साया है, जो तकनीकी रूप से गलत नहीं था। एक बार जब सब चले गए तो सन्नाटा लौट आया। शियाओ युआन लेट गया, अपनी आंखें बंद कर ली, उन्हें फिर से खोला। बिना सोचे उसने तकिए की ओर हाथ बढ़ाया, पकड़ने की कोशिश की। अपना फोन। आधे रास्ते में उसका हाथ जम गया। सही, प्राचीन चीन में कोई स्मार्टफोन नहीं थे, कोई यूट्यूब नहीं, कोई देर रात तक स्क्रॉलिंग नहीं, कोई मीम्स नहीं, कोई अलार्म नहीं, कुछ नहीं। उसने आ भरी। एक और समस्या भी थी। बचपन से ही शियाओ युआन कभी पूर्ण सन्नाटे में सो ही नहीं पाया था। आधुनिक दुनिया में वो बस अपने फोन पर लोगों के सांस लेने की रिकॉर्डिंग चला लेता था। अजीब, शायद असरदार, बिल्कुल। दुर्भाग्य से प्राचीन सम्राटों के पास रिलैक्सिंग ह्यूमन ब्रीदिंग 10 आवर्स नाम की कोई स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट नहीं होती थी। ऐसा लगा जैसे हमेशा के लिए करवटें बदलते रहने के बाद उसने आखिरकार हार मान ली। अगर मैं सो नहीं सकता तो मुझे टहलने चले जाना चाहिए। महल के फाटकों पर कड़ा पहरा था। सामान्य रूप से बाहर निकलने का मतलब होता आधे महल को जगा देना। इसलिए शियाओ युआन ने पास की खिड़की की ओर देखा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो बाहर चढ़ गया। शालीनता से? बिल्कुल नहीं। उसका पैर फिसल गया। वो घास पर लुढ़क गया, लगभग मुंह के बल गिर ही गया था, और किसी तरह अपने पैरों पर लैंड करने में कामयाब रहा। गार्ड्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनकी म्यानों से तलवारें बाहर निकल आईं। कई तलवारें उसके गले से कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। फिर उन्होंने उसका चेहरा पहचान लिया। तलवारें तुरंत जमीन पर गिर गई। गार्ड्स लगभग बेहोश ही हो गए थे। महाराज, शियाओ युआन ने शांति से अपने बालों से पत्तियां झाड़ी। फिर एक गार्ड के कंधे पर थपथपाया। बहुत बढ़िया काम। तुम तो खिड़कियों पर भी पहरा देते हो। बेचारे गार्ड के पैर तुरंत जवाब दे गए। वो वही ढेर हो गया। शियाओ युआन ने जल्दी से उसे खड़ा होने में मदद की। मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। सच कहूं तो सम्राट होना सम्राट को छोड़कर बाकी सभी के लिए तनावपूर्ण लग रहा था। फिर शियाओ युआन ने पूछा, किस रास्ते पर सबसे कम गार्ड्स हैं? डरे हुए गार्ड ने दक्षिण की ओर जाने वाले एक छोटे रास्ते की ओर इशारा किया। जाने से पहले गार्ड ने घबराहट में उसे रोकने की कोशिश की। महाराज, रात में अकेले घूमना खतरनाक है, सामान्य रूप से जवाब देने के बजाय शियाओ युआन ने बेतरतीब ढंग से प्राचीन कविता का हवाला दिया। गार्ड ने आंखें झपकाई। क्या? उसने एक और कविता पढ़ी। गार्ड और भी भ्रमित लग रहा था। महाराज, एक और कविता। आखिरकार शियाओ युआन हंसा। कविता का ज्ञान वाकई हर समस्या का समाधान कर देता है।
गार्ड ने उसे रात के अंधेरे में गायब होते देखा। वो पूरी तरह आश्वस्त था कि या तो उसका सम्राट आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था या पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। दक्षिणी रास्ता शांत था। चांदनी महल के बगीचों को चांदी की बर्फ की तरह ढके हुए थी। ठंडी सर्दियों की हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। कई मिनट तक चलने के बाद शियाओ युआन को आखिरकार इतनी नींद आने लगी कि वो वापस जा सके। फिर एक खूबसूरत धुन रात में गूंज उठी। कोई वीणा बजा रहा था। इस समय शियाओ युआन तुरंत उत्सुक हो गया। केवल दो संभावनाएं हैं, या तो वे भी मेरी तरह पागल हैं, या वे कोई महत्वपूर्ण किरदार है। उसकी जासूसी प्रवृत्ति तुरंत सक्रिय हो गई। क्या वह राजकुमारी योंगिंग हो सकती है? शायद ये नायिका और यान हैकिंग के बीच पहली प्रसिद्ध मुलाकात थी। चांदनी के नीचे एक रोमांटिक मुलाकात। संगीत, किस्मत, पहली नजर में प्यार। सिवाय शियाओ युआन को उपन्यास याद था। नहीं, वे मूल रूप से ऐसे नहीं मिले थे, जिसने उसे और भी अधिक जिज्ञासु बना दिया। वो चुपचाप संगीत का पीछा करते हुए एक दूर के मंडप की ओर बढ़ा। जैसे ही मंडप दिखाई दिया, चटाक, उसका पैर सीधे एक सूखी शाखा पर पड़ा। संगीत तुरंत रुक गया। ओह! शियाओ युआन आगे बढ़ा। तभी वो अपनी ओर भागते हुए किसी व्यक्ति से सीधे टकरा गया। उस व्यक्ति ने अनजाने में चिल्लाया, कौन है वहां? फिर उसने शियाओ युआन का चेहरा देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत घुटनों के बल गिर गया। महाराज, आप यहां क्या कर रहे हैं? शियाओ युआन ने करीब से देखा। रुको, ये राजकुमारी योंगिंग नहीं थी, और ये निश्चित रूप से यान हैकिंग नहीं था, बल्कि ये पहले वाला व्यावहारिक महल का गार्ड था। वही बंदा जिसने जेल में साफ घास बिछाई थी। वो बंदा जिसमें थोड़ी अकल है। शियाओ युआन ने सोचा, क्या तुम वीणा बजा रहे थे? गार्ड ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं महाराज, मैंने केवल संगीत सुना और जांच करने आया। लेकिन जब तक मैं पहुंचा, यहां कोई नहीं था। उसका जवाब एकदम सटीक लगा। शायद कुछ ज्यादा ही सटीक। उसकी मुट्ठियां मजबूती से भींची हुई थी। उसकी आंखें शियाओ युआन की नजरों से बच रही थी। वो जाहिर तौर पर कुछ छिपा रहा था, लेकिन शियाओ युआन को सच उगलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो किसी और चीज के बारे में उत्सुक हो गया। यदि ये गार्ड महत्वपूर्ण पलों के आसपास बना रहता है, तो शायद वो वास्तव में एक महत्वपूर्ण सहायक किरदार था। इसलिए शियाओ युआन ने अपनी भुजाएं लपेटी और मुस्कुराया। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसे क्या पता था कि वो सरल सा सवाल एक और ऐसे व्यक्ति को उजागर करने वाला था, जिसकी किस्मत पहले ही कहानी के सबसे बड़े रहस्यों के साथ उलझ चुकी थी। तो अपनी रात की साहसिक यात्रा के बाद शियाओ युआन ने आखिरकार रहस्यमयी महल के गार्ड का नाम जान लिया। गार्ड थोड़ा भ्रमित लग रहा था। महाराज, आप मेरा नाम पहले से जानते हैं। लेकिन उसने जल्दी से खुद को सुधारा और झुक गया। ये तुच्छ सेवक यांग लीवान है। जिस पल शियाओ युआन ने वो नाम सुना, उसके कदम रुक गए। यांग लीवान, वो केवल एक और रैंडम एनपीसी नहीं था। उसे ये बंदा याद था। सम्राट के अधिकांश अनुयायियों के विपरीत यांग लीवान भ्रष्ट नहीं था, वो क्रूर नहीं था, और वो निश्चित रूप से किसी पदोन्नति के लिए किसी को छुरा घोंपने की साजिश नहीं रच रहा था। वो पूरे महल के उन गिने चुने लोगों में से एक था जो वास्तव में वफादार थे। मूल उपन्यास में जब हर कोई अत्याचारी सम्राट के खिलाफ हो गया था, तो एक हत्यारे ने शाही जुलूस पर घात लगाकर हमला किया। यांग लीवान ने अपने मालिक की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वो भागा नहीं, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो वही खड़ा रहा, असंभव बाधाओं का सामना करते हुए, जब तक कि उसे मार नहीं दिया गया, उसका सिर काट दिया गया। और वो कहानी के सबसे वफादार किरदारों में से एक का अंत था। यहां तक कि जो पाठक विलेन सम्राट से नफरत करते थे, उन्होंने भी स्वीकार किया, यांग लीवान और बेहतर का हकदार था।
उस अंत को याद करते हुए शियाओ युआन उसे अलग नजरिए से देखे बिना नहीं रह सका। ये आदमी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मरने के लिए काफी वफादार था जो इसका हकदार नहीं था। उसे फिर से घुटनों के बल बैठने देने के बजाय शियाओ युआन ने हाथ बढ़ाया और उसे खड़ा किया। अब और घुटने नहीं टेकने हैं। यांग लीवान हैरान लग रहा था, फिर सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़े। धन्यवाद महाराज। थोड़े से विराम के बाद उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके साथ चलूंगा। शियाओ युआन ने ठंडी रात की ओर देखा। कहीं नहीं, बहुत ठंड है, वापस चलते हैं। बिना एक और शब्द कहे यांग लीवान ने तुरंत अपना बाहरी लबादा उतारना शुरू कर दिया। जाहिर है वो इसे सम्राट को देने की योजना बना रहा था। शियाओ युआन ने उसे जल्दी से रोक दिया। नहीं, ये बस थोड़ी दूर की पैदल यात्रा है, हम चलते चलते गर्म हो जाएंगे। यांग लीवान हिचकिचाया, फिर चुपचाप अपना लबादा वापस पहन लिया। ये सम्राट इन दिनों वाकई अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। जैसे ही वे सोने वाले महल के करीब पहुंचे, शियाओ युआन को अचानक कुछ महत्वपूर्ण याद आया। ओ सही, कल मेरे लिए दक्षिणी यान के राजकुमार की जांच करना। यांग लीवान ने तुरंत सिर हिलाया, जैसी महाराज की आज्ञा। संतुष्ट होकर शियाओ युआन महल में लौट आया। खिड़की पर पहरा देने वाले 2 गार्ड उसे सुरक्षित वापस आते देख राहत के मारे लगभग रो ही पड़े। वो मुस्कुराया और हाथ हिलाया। अच्छा काम किया सभी, तुम सबको आराम करना चाहिए। फिर पूरी तरह से सामान्य सामने वाले दरवाजे का उपयोग किए बिना वो खिड़की के रास्ते वापस अंदर चढ़ गया। सच कहूं तो इस बिंदु पर महल के कर्मचारियों ने शायद मान लिया था कि खिड़कियों से चढ़ना सम्राट का नया शौक है। सुबह हो गई। होंगक्स्यू हमेशा की तरह पानी लेकर कमरे में दाखिल हुई। फिर वो जम गई। शियाओ युआन पहले से ही जाग रहा था, या अधिक सटीक रूप से वो कभी सो ही नहीं पाया था। वो बिस्तर पर गतिहीन बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसकी आत्मा ऐसी लग रही थी जैसे वो 3 घंटे पहले ही उसके शरीर को छोड़ चुकी हो। होंगक्स्यू लगभग वॉशबेसिन गिरा ही चुकी थी। महाराज, उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। हूं, क्या महाराज ठीक से सो नहीं पाए? शियाओ युआन ने एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा। ठीक से सोना? वो बिल्कुल नहीं सोया था। पास में किसी और के सांस लेने की आवाज सुने बिना उसका दिमाग बंद होने से इनकार कर देता था। आधुनिक दुनिया में वापस वो अपने फोन पर रिकॉर्डिंग चलाकर चीटिंग कर सकता था। अब प्राचीन चीन ने 10 आवर्स ऑफ पीसफुल स्लीपिंग साउंड्स नाम का कोई ऐप नहीं दिया था। उसने आ भरी, ये मेरी सेहत के लिए बहुत बुरा है। सौभाग्य से शियाओ युआन में एक बहुत काम की पर्सनालिटी ट्रेट थी। जब भी कोई चीज उसे तनाव देती थी तो वो अपना ध्यान भटका लेता था। और आज उसे पता था कि कहाँ जाना है। अगर जिंदगी दुखी थी तो क्यों न कहानी के नायकों, प्रोटैगनिस्ट्स से मिला जाए। शायद उनकी मेन कैरेक्टर वाली किस्मत का थोड़ा सा असर उस पर भी हो जाए। नाश्ते के बाद वो सीधे इंपीरियल फिजिशियन हॉल की ओर चला गया। जगह जड़ी बूटियों की महक से भरी थी। दीवारों पर दवाइयों की अलमारियां लगी थी। एक बुजुर्ग शाही चिकित्सक सामने बैठा था और उसे झपकी आ रही थी। उसका सिर ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था जैसे वो पिछले राजवंश के समय से ही नींद से लड़ रहा हो। कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोली, सम्राट को देखा और तुरंत घुटनों के बल गिर गया। महाराज, शियाओ युआन ने जल्दी से उसे उठाया। कृपया नहीं। अगर आपके घुटनों से एक और चटकने की आवाज आई तो मुझे एक और चिकित्सक की जरूरत पड़ जाएगी। उस बुजुर्ग को खड़ा करने के बाद उसने पूछा, कल वाला कैदी कैसा है? चिकित्सक ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, उसे बेहोशी की दवा दी गई है, उसे अभी भी सोए होना चाहिए। शियाओ युआन ने सिर हिलाया। मुझे उसके पास ले चलो। बूढ़े डॉक्टर ने सम्राट के पीछे चल रही भीड़ की ओर घबराहट से देखा। कमरा थोड़ा छोटा है,
इसमें सब नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं। शियाओ युआन ने होंगक्स्यू और यांग ल्यूआन की ओर इशारा किया। सिर्फ ये दोनों चलेंगे। डॉक्टर उन्हें भीतरी कमरे में ले गया। कमरा वाकई बहुत छोटा था। पूरी जगह एक ही लकड़ी के बिस्तर ने घेर रखी थी और उस पर लेटा था यान हेकिंग, भविष्य का नायक, भविष्य का विजेता। वो भविष्य की वजह जिसके कारण शियाओ युआन को बार बार इमोशन ब्रेकडाउन हो रहे थे। कल की तुलना में वो बहुत बेहतर दिख रहा था। उसके घावों पर पट्टी बंधी थी, कपड़े साफ थे। पहली बार वो हॉरर फिल्म के शिकार के बजाय एक राजकुमार जैसा लग रहा था। लेकिन कुछ बहुत गलत था। उसका पूरा चेहरा कोयले से ढका था, पूरी तरह काला, जैसे उसने चिमनी के साथ लड़ाई की हो। शियाओ युआन ने आंखें झपकाई। इसके चेहरे को क्या हुआ? बूढ़े चिकित्सक ने जल्दी से समझाया। उसने इसे खुद ढकने की जिद की है। अगर हमने इसे साफ करने की कोशिश की तो उसने जान देने तक की धमकी दी। अचानक शियाओ युआन को मूल कहानी याद आ गई और तुरंत सब समझ में आ गया। उस समय असली अत्याचारी सम्राट ने यान हेकिंग को जेल से इसलिए रिहा किया था क्योंकि वो उसे अपनी निषिद्ध रखैल, फॉरबिडन कॉन्क्यूबाइन के रूप में रखना चाहता था। यान हेकिंग अच्छी तरह जानता था कि सम्राट किस तरह का दानव है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर कोयला पोत लिया। जब सम्राट अंततः उसे देखने आया तो वो इतना घिनौना लगा कि सम्राट की दिलचस्पी ही खत्म हो गई और उस वजह से यान हेकिंग किस्मत के सबसे बुरे खेल से बच गया। इसे कहते हैं सर्वाइवल के लिए कैमोफ्लाज का इस्तेमाल। शियाओ युआन को कोयले से ढके चेहरे को घूरते देख होंगक्स्यू चुपचाप आगे आई। महाराज, क्या मैं पानी तैयार करूं और उसका चेहरा साफ करूं? शियाओ युआन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, रहने दो, उसे कोई जल्दी नहीं थी। देर असवेर वो देख ही लेगा कि मशहूर नायक वास्तव में कैसा दिखता है। अभी के लिए वो बस यान हेकिंग को शांति से सोते हुए देखता रहा। उसकी सांसें शांत थी, चेहरा सुकून में था। वो बिल्कुल अनजान था कि एक दिन वो महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली आदमी बनेगा। सोते हुए राजकुमार को देखकर शियाओ युआन अचानक भावुक हो गया, फिर तुरंत जलने लगा। सच में ये इतनी अच्छी नींद सो रहा है? मुझे कल रात एक मिनट भी नींद नहीं आई। जिंदगी वाकई निष्पक्ष नहीं थी। फिर शियाओ युआन के दिमाग में एक पूरी तरह बेतुका विचार आया। उसने यान हेकिंग को देखा, फिर बिस्तर को देखा, फिर ध्यान से सुना। स्थिर सांसें, सुकून भरी सांसें, आरामदायक सांसें। रुको, सांसें, उसे इसी की तो जरूरत थी। बिना एक और शब्द कहे उसने यान हेकिंग को धीरे से दीवार की ओर थोड़ा खिसकाया, फिर खुद बिस्तर पर चढ़ गया। वो वास्तव में भविष्य के नायक के बगल में लेट गया। पूरा कमरा जम गया। बूढ़ा चिकित्सक लगभग गिर ही पड़ा था। महाराज, यांग ल्यूआन का चेहरा ऐसा था जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। यहां तक कि होंगक्स्यू ने भी कई बार पलकें झपकाई। शियाओ युआन ने शांति से हाथ हिलाया। घबराओ मत, मैं कल रात सो नहीं पाया था। मैं बिस्तर उधार ले रहा हूं। बूढ़े चिकित्सक का चेहरा चिल्ला रहा था। मैंने 40 साल तक डॉक्टरी की है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। यांग ल्यूआन सावधानी से आगे बढ़ा। महाराज, ये उचित नहीं लग रहा। सौभाग्य से होंगक्स्यू एक बार फिर बीच में आ गई। उसने धीरे से बूढ़े चिकित्सक को बाहर निकाला, फिर शांत स्वर में कहा, गार्ड यांग, महाराज थक चुके हैं, कृपया प्रवेश द्वार पर पहरा दें। यांग ल्यूआन ने शियाओ युआन की ओर देखा। उसे सिर हिलाते देख उसने अनिच्छा से आज्ञा मानी। जो आपकी आज्ञा। एक एक करके सब चुपचाप कमरा छोड़ गए। होंगक्स्यू ने सावधानी से शियाओ युआन का बाहरी लबादा उतारने में मदद की, फिर उसके चारों ओर कंबल लपेट दिया। लेकिन जाने से पहले वो मुस्कुराई। महाराज, यदि आप वास्तव में इस आदमी को पसंद करते हैं तो क्या उसे अपने महल में ले आना आसान नहीं होगा? शियाओ युआन
लगभग गले में खाना फंसा बैठा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा भविष्य का बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा भविष्य का जल्लाद है। अपने दिमाग के अंदर वो बेताबी से समझाने की कोशिश कर रहा था। बाहर वो बस बहुत ज्यादा थक चुका था। उसकी मानसिक ऊर्जा आखिरकार शून्य हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। बगल में चल रही सांसें कमरे में धीरे से गूंज रही थी। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार शियाओ युआन आखिरकार सो गया, पूरी तरह अनजान कि भविष्य के नायक के बगल में शांति से सोने से महल में सबसे बड़ा गलतफ हमी का किस्सा पैदा हो जाएगा। आखिरकार सोने के बाद जब शियाओ युआन की नींद खुली तो वो पल भर के लिए भूल गया कि वो कहाँ है। फिर उसने मुड़कर देखा और उसे याद आया कि वो किसके बिस्तर में सो रहा है। यान हैकिंग अभी भी सो रहा था। वो करवट लेकर लेटा था, एक हाथ तकिए के नीचे था। भले ही उसका चेहरा अभी भी कोयले से ढका था, लेकिन आप कह सकते थे कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। शियाओ युआन एक पल के लिए बस उसे घूरता रहा। सच में ये सोते समय इतना मासूम दिखता है। अगर उसने उपन्यास न पढ़ा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये शांत दिखने वाला राजकुमार एक दिन उत्तरी साम्राज्य को जीत लेगा, शाही महल पर हमला करेगा और पूरे महल को खून से रंग देगा। इसे कहते हैं दिखावे का धोखा। अचानक यान हैकिंग की भौहें सिकुड़ी। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भिंच गई। उसके होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गया हो। शियाओ युआन तुरंत उसकी ओर झुका। हे, तुम ठीक हो? तुम्हारा प्रोटागोनिस्ट प्लॉट आर्मर कहाँ है? तुम्हें तो अजेय होना चाहिए। जैसे ही उसने यान हैकिंग के कंधे पर धीरे से थपथपाया, उसका चेहरा बदल गया। उसे बहुत तेज बुखार था। फिर यान हैकिंग ने धीरे से फुसफुसाया, पानी। एक पल भी गवाए बिना शियाओ युआन बिस्तर से कूदा। उसने कमरे में पानी का घड़ा और कटोरा ढूंढा। फिर सावधानी से बेहोश राजकुमार को बैठाया, एक हाथ से उसे सहारा दिया और धीरे धीरे पानी पिलाया, एक एक घूंट करके। जो इंसान अपने भविष्य के जल्लाद से डरा हुआ था, वही इंसान आश्चर्यजनक रूप से इतना कोमल व्यवहार कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा शाही चिकित्सक बाहर से बोला, महाराज, रोगी की दवा बदलने का समय हो गया है, अंदर आ जाओ। बूढ़ा डॉक्टर अंदर आया, फिर तुरंत जम गया। दवा का कटोरा उसके हाथों से फिसल गया और फर्श पर चकनाचूर हो गया। उसका सम्राट निजी तौर पर दूसरे आदमी को पकड़े हुए था और उसे पानी पिला रहा था। बेचारे का दिल शायद 3 बार धड़कना भूल गया था। होंगक्स्यू उसके पीछे जल्दी से अंदर आई। शियाओ युआन को यान हैकिंग को सहारा देते देख वो दौड़कर आई। महाराज, कृपया ये काम मुझे करने दे। शियाओ युआन मुस्कुराया, ठीक है, मैंने पहले ही खत्म कर लिया है। उसने यान हैकिंग को धीरे से वापस बिस्तर पर लेटा दिया। फिर चिकित्सक की ओर मुड़ा, इसे बुखार है, क्या ये ठीक हो जाएगा? बूढ़ा डॉक्टर जल्दी से बिखरी हुई दवा उठाने लगा, फिर झुका, कोई गंभीर बात नहीं है महाराज, बुखार जल्द ही उतर जाएगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। शियाओ युआन ने राहत की सांस ली। अच्छा, कृपया इसकी देखभाल जारी रखें। चिकित्सक ने इतनी जोर से सिर हिलाया कि लगा उसकी गर्दन गिर जाएगी। अब जब वो सो चुका था, नायक को देख लिया था और पक्का कर लिया था कि वो आज नहीं मर रहा, तो शियाओ युआन खुशी खुशी जाने की तैयारी करने लगा। बाहर निकलते समय होंगक्स्यू धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। फिर उसने सबसे खतरनाक सवाल पूछा, महाराज, जब ये ठीक हो जाए तो क्या मुझे जिंगयांग पैलेस तैयार करना चाहिए? शियाओ युआन लगभग गिरते गिरते बचा। जिंगयांग पैलेस, वो आवास जो सम्राट के पुरुष पसंदीदा लोगों के लिए आरक्षित था। मूल रूप से वो जगह जहां वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यान हैकिंग कभी आए। उसने अपना माथा पकड़ा, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। होंगक्स्यू ने आंखें झपकाई। तो फिर
उसे कहाँ रहना चाहिए? शियाओ युआन रुक गया। वो मूल कहानी को याद करने की कोशिश करने लगा। यान हैकिंग राजकुमारी योंगिंग से मिलने से पहले कहा रहा था। उसने अपनी याददाश्त खंगाली। फिर अचानक याद आया, इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट। होंगक्स्यू पूरी तरह दंग रह गई। इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट? इसका मतलब था भविष्य के नायक को एक साधारण महल के नौकर के रूप में काम पर रखना। इसका कोई मतलब नहीं था। कम से कम उसके नजरिए से यह पुष्टि करने के बाद कि यूनुच झाओ उस विभाग का प्रबंधन करता है। शियाओ युआन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बिल्कुल सही, उसे वहां भेज दो। अपने दिमाग में उसने चुपचाप माफी मांगी। माफ करना, यान हैकिंग। यूनुच झाओ बहुत बुरा इंसान है। तुम निश्चित रूप से वहां कष्ट सहोगे, लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें नायिका से मिलना है। कृपया प्लॉट के लिए इसे सहन कर लो। कभी कभी किसी के भविष्य को बचाने के लिए वर्तमान को पूरी तरह दुखी करना पड़ता था। दुर्भाग्य से यान हैकिंग शियाओ युआन की एकमात्र समस्या नहीं थी। उसकी नई जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कुछ और ही भयानक था। अनिद्रा, इंसोम्निया। सच में, राजनीतिक साजिशों को भूल जाओ, हथियारों को भूल जाओ, भविष्य के युद्धों को भूल जाओ। असली आखिरी बॉस सोने का समय था। रात दर रात वो पूरी तरह जागता रहता, छत को घूरता रहता, इंतजार करता, प्रार्थना करता, अपने दिमाग से बंद होने की भीख मांगता। कुछ भी काम नहीं किया। आखिरकार उसने हार मान ली, बिस्तर से लुढ़का और बाहर निकल गया। बेचारा यांग ल्यूआन हमेशा की तरह पहरा दे रहा था। जैसे ही उसने आधी रात को सम्राट को अपनी ओर चलते देखा, उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई। महत्वपूर्ण सरकारी मामलों पर चर्चा करने के बजाय शियाओ युआन बस किसी से बात करना चाहता था। उसने नाटकीय रूप से आह भरी। समुद्र पानी से भरा है, घोड़ों के 4 पैर होते हैं, और मैं बस सोना चाहता हूं। यांग लीवान पूरी तरह खामोशी के साथ खड़ा रहा। उसका चेहरा विनम्रता से कह रहा था, मैं सुन रहा हूं। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से कह रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। फिर भी उसने धैर्यपूर्वक सुना। सच कहूं तो यह आदमी वेतन वृद्धि, रेज का हकदार था। कुछ देर बड़बड़ाने के बाद शियाओ युआन ने अचानक पूछा, लीवान, क्या तुम्हारा परिवार है? यांग लीवान ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी मां एक महल की नौकरानी थी। मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरे पिता कौन थे। मैं महल के अंदर ही बड़ा हुआ। दिवंगत सम्राट ने मुझे पदोन्नति दी, और अब मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं मरते दम तक महाराज की सेवा करूं। ये सुनकर शियाओ युआन को उपन्यास फिर से याद आया। उसे यांग लीवान का दुखद अंत याद आया। वो वफादार गार्ड जिसने सब कुछ बलिदान कर दिया, सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करते हुए मर गया जिसने उसे कभी सराहा नहीं। उस विचार ने शियाओ युआन को असहज कर दिया, इसलिए उसने चुपचाप विषय बदल दिया। कुछ देर गप्पे मारने के बाद एक और भयानक एहसास उसे हुआ। रुको, असली सम्राट पुरुषों को पसंद करता था। वो वर्तमान में अकेले बात कर रहा था, एक बेहद वफादार पुरुष गार्ड के साथ। अगर किसी ने इसे गलत समझा तो बेचारे यांग लीवान की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। नहीं, यही रुकना बेहतर है। वो तुरंत वापस बिस्तर पर रेंग गया। कुछ मिनट बाद महल के दरवाजों पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। ये होंगक्स्यू थी। उसके पास एक लालटेन थी और गर्म सूप का एक कटोरा। महाराज, मैंने सुना है आप सो नहीं पाए, इसलिए मैंने शांत करने वाली दवा तैयार की है। शियाओ युआन लगभग रो ही पड़ा। आखिरकार किसी ने उसे समझा। ऐसी कहानी में जहां लगभग हर दयालु महिला अंततः नायक की रोमांस सूची में शामिल हो गई। होंगक्स्यू वाकई एक दुर्लभ खजाना थी। फिर शियाओ युआन को एक और विचार आया। होंगक्स्यू, मुझे सूप की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम बस मेरे पास रह सकती हो जब तक मैं सो न जाऊं?
उसे बस किसी और की सांसों की जरूरत थी। बस इतना ही। सरल। या उसे ऐसा लगा। होंगक्सियो ने आंखें झपकाई। यदि महाराज को रात अकेली लगती है तो मैं कई निषिद्ध रखैलों को बुला सकती हूं। शियाओ युआन लगभग चिल्लाया। नहीं, कृपया। वे लोग मुझ पर ऑक्टोपस की तरह चिपक जाते हैं। मुझे कंपनी नहीं चाहिए। मुझे नींद चाहिए। गरिमापूर्ण दिखने की कोशिश करते हुए उसने शांति से घोषणा की, हाल ही में मैंने सदाचार बनाए रखने का फैसला किया है और सांसारिक इच्छाओं को खत्म करने का। होंगक्सियो उसे पूरी दहशत के साथ घूरने लगी। फिर बिना सोचे समझे उसने बोल दिया, महाराज, आप कब से नामर्द, इम्पोटेंट हो गए? खामोशी। पूरी तरह से सन्नाटा। जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले, होंगक्सियो को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया था। वो तुरंत घुटनों के बल गिर गई। ये दासी सजा के काबिल है। शियाओ युआन को ऐसा लगा जैसे वो रो पड़ेगा। कोई बात नहीं, खड़ी हो जाओ। कृपया हर 5 मिनट में घुटने टेकना बंद करो। होंगक्सियो धीरे से खड़ी हुई। फिर बिना एक और शब्द कहे उसने चुपचाप मोमबत्तियां बुझा दी और सम्राट के बिस्तर के बगल में खड़ी रही, पूरी तरह खामोश। स्थिर सांसें, ठीक वही जिसकी शियाओ युआन को जरूरत थी। पलक झपकते ही वो गहरी नींद में सो गया। कामयाब। अनिद्रा, इंसोम्निया की समस्या आखिरकार हल हो गई थी। दुर्भाग्य से शांति सिर्फ 2 दिन तक ही रही। फिर मूल उपन्यास की मुख्य कहानी धड़ाम से उसकी जिंदगी में आ गिरी। यांग लीवान अंदर भागा। वो असामान्य रूप से नर्वस दिख रहा था। महाराज, जनरल सुन आ गए हैं। शियाओ युआन ने ओस्मांथस केक चबाते हुए खाली नजरों से ऊपर देखा। कौन? यांग लीवान का तो होश ही उड़ गया। महाराज, जनरल सुन, प्रसिद्ध जनरल सुन। शियाओ युआन का केक गले में फंस गया। वो इतनी जोर से खांसा कि यांग लीवान पानी लेकर दौड़ा। आखिरकार निगलने के बाद शियाओ युआन ने बाकी बचे केक यांग लीवान के हाथों में ठूंस दिए। तुम ये खा लो, मेरी भूख अचानक मर गई है। फिर वो दरबार की ओर भागा, क्योंकि अनिद्रा के विपरीत जनरल सुन ऐसी समस्या नहीं थे जिसे वो बस सोकर टाल सके। मूल उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक आखिरकार मंच पर आ चुका था और इस पल से असली राजनीतिक खेल शुरू होने वाला था। जैसे ही शियाओ युआन दरबार की ओर भागा, वो अपने दिमाग में एक ही विचार बार बार दोहरा रहा था, कृपया इतिहास को खुद को दोहराने न दें, क्योंकि अंदर इंतजार कर रहा आदमी पूरे उत्तरी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक था। जनरल सुन, एक महान अनुभवी योद्धा जिसने 3 पीढ़ियों के सम्राटों के लिए लड़ते हुए 40 साल से अधिक बिताए थे। उसका नाम सुनकर ही ऐसा लगता था जैसे वो किसी एक्शन फिल्म का हिस्सा हो। झेंगुओ बेइपिंग के महान जनरल। सच में ये एक ऐसा टाइटल है जिसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगता है। और अगर ये प्रभावशाली नहीं था तो वो राजकुमारी योंगिंग के दादा भी थे। इसका मतलब उन्हें नाराज करना तो अपनी राजनीतिक बर्बादी को खुद आमंत्रण देना था। दुर्भाग्य से असली सम्राट ने ठीक यही किया था। उपन्यास में जनरल सुन महल में घुस गए थे, सीधे सम्राट की ओर इशारा किया और शाही इतिहास का सबसे लंबा लेक्चर सुना दिया था। तुमने खजाना खाली कर दिया है, तुम सरकार की अनदेखी करते हो, तुम दिन भर शराब पीते हो, तुम इस देश को बर्बाद कर दोगे। शुरुआत में सम्राट ने इसे सहन कर लिया था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि जनरल बूढ़े थे, सम्मानित थे और उनसे बहस करना नामुमकिन था। लेकिन लगभग 30 मिनट तक बिना रुके डांट सुनने के बाद सम्राट का संयम पूरी तरह जवाब दे गया। उसने जनरल सुन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं, बल्कि डेथ रो, फांसी की कोठरी में डालने का आदेश दिया। कल्पना कीजिए, उस अकेले इंसान को फांसी देने की कोशिश करना जो वाकई जानता है कि सेना कैसे चलानी है। यहां तक कि शियाओ युआन को भी याद था कि वो चैप्टर पढ़कर उसने सोचा था
ये साम्राज्य इतने दिनों तक टिका कैसे? बेशक, असली सम्राट को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जनरल को रिहा कर दिया, माफी मांगी, किसी तरह, फिर तुरंत हर दिन पार्टी करने वापस चला गया। जनरल सुन ने आखिरकार हार मान ली। अगर ये मूर्ख देश को बर्बाद करना चाहता है तो ठीक है, मैं रिटायर हो रहा हूं। बस ऐसे ही उत्तरी साम्राज्य ने अपना सबसे महान सैन्य कमांडर खो दिया। सच कहूं तो साम्राज्य दुश्मनों से नहीं हारा था, वो अविश्वसनीय रूप से खराब मैनेजमेंट से हारा था। अब ठीक वही दृश्य फिर से होने वाला था, सिवाय इसके कि इस बार सम्राट वही व्यक्ति नहीं था। शियाओ युआन दरबार में धमाके की तरह घुसा। जनरल सुन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। चांदी जैसे बाल, युद्ध का कवच और उनके लबादे पर सूखे खून के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना आराम किए सीधे युद्ध के मैदान से आए हों। सम्राट को देखते ही बूढ़े जनरल घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, इससे पहले कि वो एक और शब्द कह पाते, धप, शियाओ युआन खुद अपने घुटनों के बल गिर गया। सब जम गए। सम्राट बस अभी घुटने टेके अपने ही जनरल के सामने। शियाओ युआन तुरंत चिल्लाया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बदल जाऊंगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। जनरल सुन ने पलकें झपकाई, मैंने अभी तो शुरू भी नहीं किया है। शियाओ युआन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। ओह, मुझे लगा हम अभी लेक्चर वाले हिस्से पर पहुंच गए हैं। उसने जल्दी से उस बूढ़े आदमी को खड़ा होने में मदद की। कृपया जारी रखें। जनरल सुन गुस्से से ज्यादा भ्रमित लग रहे थे, लेकिन लंबी सांस लेने के बाद उन्होंने शुरू किया, महाराज, पूर्व सम्राटों ने इस साम्राज्य को बनाने के लिए अनगिनत युद्ध लड़े। आप अपने पूर्वजों का सामना कैसे करेंगे? शियाओ युआन तुरंत झुका। आप सही कह रहे हैं, मैंने उन्हें निराश किया है। जनरल सुन ने जारी रखा, खजाना खाली है, फिर भी महाराज हर दिन दावतें करते हैं। ये देश को बर्बाद करने का रास्ता है। एक और झुकाव। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं तुरंत बदल जाऊंगा। बूढ़ा जनरल रुक गया। क्या ये वाकई काम कर रहा था? क्या किसी ने रात भर में चुपके से सम्राट को बदल दिया था? जनरल सुन अभी भी आश्वस्त नहीं थे, इसलिए वो जारी रहे। एक पूरे घंटे तक, एक पूरा घंटा। सरकार, अर्थव्यवस्था, सेना, टैक्स, भ्रष्टाचार, सब कुछ। इस दौरान शियाओ युआन के पास सिर्फ 3 जवाब थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या अद्भुत ज्ञान है, मैं आपकी सलाह मानूंगा, बार बार और बार बार, अंत तक। जनरल सुन को समझ नहीं आया कि और क्या कहें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करना जो आपके बोलने खत्म होने से पहले ही सहमत हो जाए। लेकिन असली सम्राट के विपरीत, शियाओ युआन हर शब्द का मतलब समझ रहा था। अगले ही दिन उसने आलीशान दावतें रद्द कर दी, अनावश्यक खर्च कम कर दिए, सरकारी रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू की और दरबार की बैठकों में हिस्सा लिया। मंत्री दंग थे। जनरल सुन लगभग रो ही पड़े। उन्होंने अपने दिल में सोचा, पूर्व सम्राट जरूर स्वर्ग से हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। इस बीच शियाओ युआन ने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। कृपया नहीं, पूर्व सम्राट की वजह से ही ये साम्राज्य इतना गड़बड़ है। जैसे जैसे सप्ताह बीते, देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर गई। खाली खजाना फिर से भरने लगा। सरकार ठीक से काम करने लगी। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। खैर, लगभग सब कुछ, क्योंकि महल के अंदर कहीं और एक पूरी तरह अलग संकट पैदा हो रहा था। स्वागत है जिंगयांग पैलेस में, सम्राट के पुरुष पसंदीदा लोगों का घर। जब असली सम्राट राज करता था तो ये जगह हमेशा गुलजार रहती थी। शानदार तोहफे, महंगे कपड़े, लगातार ध्यान। अब कुछ नहीं। सम्राट ने एक बार भी दौरा नहीं किया। कोई इनाम नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई विशेष व्यवहार नहीं। निवासी शाही पसंदीदा लोगों के बजाय
भूले हुए कर्मचारियों की तरह लग रहे थे। पूरा महल अंतहीन आहों से भरा था। सच कहूं तो शियाओ युआन के जिम्मेदार बनने के सबसे बड़े शिकार। जाहिर तौर पर उसका अपना हारेम था, लेकिन वहां रहने वाले हर व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसका नाम शियाओ फेंग्युए था। मूल रूप से वो दक्षिणी यान का एक दरबारी संगीतकार था। उसकी मातृभूमि गिरने के बाद उसे पकड़ लिया गया और उत्तरी साम्राज्य लाया गया, क्योंकि वो सुंदर था, सुरुचिपूर्ण था और सभ्य था। इसलिए होंगक्स्यू ने उसे जिंग्यांग पैलेस में नियुक्त कर दिया। सौभाग्य से वो सम्राट की पसंद का प्रकार नहीं था, इसलिए उसे कभी बुलाया नहीं गया। इसके बजाय वो चुपचाप हर दिन अपने छोटे से आंगन के बाहर बर्फ साफ करता रहता था। उस सुबह ताजी बर्फ ने सब कुछ ढक लिया था। शियाओ फेंग्युए ने खुद को मोटे सर्दियों के कपड़ों में अच्छी तरह लपेटा, फिर झाड़ू लेकर बाहर निकला। शुरुआत में बर्फ उसे बहुत पसंद थी, अब उसे इससे सख्त नफरत थी। ठंडी उंगलियां, जमे हुए पैर। प्राचीन हीटिंग तकनीक बहुत प्रभावशाली नहीं थी। बर्फ साफ करने के बाद वो वापस अंदर आया, अपने हाथों को रगड़कर गर्माहट पैदा करने लगा। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों को ढक लिया। घबराने के बजाय वो मुस्कुराया। लीवान। हाथ तुरंत हट गए। यांग लीवान झेंपते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। तुमने मुझे फिर से पहचान लिया। सच कहूं तो ये दोनों बहुत प्यारे थे। शियाओ फेंग्युए ने उसे जल्दी से अंदर खींचा। जल्दी करो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो। यांग लीवान ने तुरंत उसके जमे हुए हाथों को देखा। बिना हिचकिचाहट के उसने धीरे से उन्हें अपने हाथों में थाम लिया, उन्हें गर्म करने की कोशिश में। मेरे हाथ ठीक है। शियाओ फेंग्युए धीरे से मुस्कुराया। साफ है, उन्होंने ऐसा पहले भी कई बार किया था। फिर यांग लीवान को अचानक कुछ याद आया। ओह, महाराज ने मुझे ओस्मांथस केक दिए थे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बचाए थे। उसने कागज के पैकेट को सावधानी से खोला, एक छोटा टुकड़ा उठाया और व्यक्तिगत रूप से शियाओ फेंग्युए को खिलाया। क्या ये अच्छा है? शियाओ फेंग्युए ने खुशी से सिर हिलाया। ये बहुत स्वादिष्ट है। एक पल के बाद उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उस रात के बारे में, जब मैं वीणा बजा रहा था, मुझे लगता है किसी ने हमें सुन लिया। यांग लीवान ने लापरवाही से जवाब दिया। ओह, वो महाराज थे। शियाओ फेंग्युए का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या? उसे घबराते हुए देख यांग लीवान ने जल्दी से अपने दोनों हाथ हिलाए। चिंता मत करो, महाराज ने जांच नहीं की। केवल तभी शियाओ फेंग्युए ने राहत की सांस ली। उत्सुकता में उसने पूछा, तुम्हारे पास आज इतना खाली समय कैसे है? यांग लीवान मुस्कुराया। महाराज गार्ड्स को साथ नहीं लाए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पूरा दिन यहां बिता सकता हूं। शियाओ फेंग्युए भ्रमित दिखा। क्यों? यांग लीवान ने फिर अपना सिर खुजलाया। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। महाराज आजकल अजीब बातें करते रहते हैं। किस तरह की अजीब बातें? यांग लीवान ने एक पल सोचा, फिर ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा वो चुपके से नायक को देखने जा रहे हैं और नायिका को। पहली बार मिलते हुए शियाओ फेंग्युए ने पलकें झपकाई। क्या? सच कहूं तो इस बिंदु पर महल के अंदर हर किसी ने एक सार्वभौमिक सत्य स्वीकार कर लिया था। उनका सम्राट, जिसे समझना नामुमकिन था। इस बीच सम्राट खुद शाही बगीचे में झाड़ियों के पीछे छिप रहा था। पूरी तरह अनजान कि हर कोई सोचता था कि उसका मानसिक संतुलन खो गया है। मोटे लबादे में लिपटा हुआ, बर्फ से ढका हुआ, सिर से पैर तक कांपता हुआ, शियाओ युआन को अपनी उंगलियां मुश्किल से महसूस हो रही थी। लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मूल उपन्यास के अनुसार आज रात गोल्डन विंड एंड जे ड्यू पवेलियन में यान हैकिंग और राजकुमारी योंगिंग को पहली बार मिलने वाले थे। ये पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण दृश्यों में से एक था।
उसके चूकने का कोई सवाल ही नहीं था। जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे अंधेरा हुआ, उसने उत्साह से अपने जमे हुए हाथों को रगड़ा। बर्फ गिरती रही। मिनट बीत गए, फिर 1 घंटा, फिर भी कोई यान हैकिंग नहीं, कोई राजकुमारी नहीं, केवल अंतहीन ठंड। ठीक जब शियाओ युआन सोचने लगा कि क्या प्लॉट बदल गया है, तो बर्फीले बगीचे में कदमों की आवाज गूंजी। अपनी सांसें रोककर वो धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे झुक गया और धीरे से आते हुए व्यक्ति की ओर देखा। जो उसने आगे देखा वो उस सब को पूरी तरह चकनाचूर कर देगा जो उसे मूल कहानी के बारे में पता था।